हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। और आज अंतिम वीडियो है जो भारत में शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएँ चलाई, ठीक है, चाहे निपुण हो, परख हो, स्वयं प्रभा हो, दीक्षा हो, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण है, 1 घंटे की वीडियो होगी, इम्पोर्टेंट है। बस वही मैंने फैक्ट आपके लिए संलग्न किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जुड़ जाना है। और आपको पता है जो पेड बच्चों का था वो एमसीक्यूज आपके लिए भी मैंने फ्री वाईटी पे करवा रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको जुड़ना है और अधिक से अधिक उन साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बोल रहा है शिक्षा शब्द कौन सी भाषा, तो आपको पता है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, ठीक है। जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं पूछेगा शिक्षा शब्द किस भाषा से निकला है, संस्कृत भाषा से निकला है। कौन से धातु से? तो इसका धातु है आपका शिक्ष धातु और अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना होता है। ये बेसिक है आपके लिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता है स्वतंत्र भारत की क्या थी? ये पहली शिक्षा नीति थी। 3 बार परिवर्तन हुए आपको पता है, ठीक है। 1968, 1986 और आपका 1986 का 1992 संशोधित हुआ, लेकिन उसे हम नीति उसे बोलते हैं कि शिक्षा नीति की नया नीति नहीं आया, क्योंकि जो 1986 था वही बदल के 1992 में उसी में जो समस्याएं जो मुद्दे थे उनका क्या किया गया, उन्हें दूर किया गया और उसको क्या किया, एक नया रूप दिया गया। और 2020 का आपका नया पता है कि के कस्तूरीरंगन इसरो के अध्यक्ष के किसमें उनके अध्यक्षता में होता है। कब? 2020 में। तो 3 आपको 1968, 1986 और उसके बाद 2020 आपको याद रखना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 थी, जब सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की थी, जिसमें 10+2+3 की बात कहेगी, लेकिन ये क्या हो जाती है, सक्सेस नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय संसाधनों का कमी थी। और मैंने बताया आपको 1979 में क्या मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है, तो वो क्या कर देते हैं, वो भी क्या कर देते हैं, इस शिक्षा नीति को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। सन 1976, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। 1976 तक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसे थी? राज्य सरकार की थी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? आप मुझे बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ, आप मुझे बताएंगे। 1976 में शिक्षा को राज्य से निकाल के समवर्ती के अंतर्गत रखा गया। समवर्ती सूची मतलब इसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी इसमें क्या बना सकता है, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं शिक्षा पे। तो 1976 से पहले राज्य सरकार इस पे काम करती थी, खाली राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी शिक्षा पे। लेकिन 1976 के बाद जो कौन सा 42वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, बताना मुझे। 42वां था क्या? बताना क्रॉस चेक करके। तो 42वां संविधान संशोधन था या कोई दूसरा था, आप बताएंगे मुझे, एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो 1976 के बाद क्या हो जाता है, इसे समवर्ती सूची का भाग बना दिया जाता है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेता हूँ। केंद्र सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और 1992 में ये क्या होती है, संशोधित इसे किया जाता है। हमने हर लेक्चर में करीब करीब इनके बारे में चर्चा परिचर्चा की है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है आपकी नई शिक्षा नीति 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में बात करता हूँ। तो 2020 में इसे मंजूरी मिली। जो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही थी उसे बदल दिया गया। कब? 2020 में। किसकी अध्यक्षता में? तो इसरो के क्या थे, अध्यक्ष थे कौन? के कस्तूरीरंगन जी की ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने अपना मसौदा 2020 में 19 में, ठीक है, उस समिति ने, ठीक है, जो कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। मई 2019 में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या मसौदा प्रस्तुत किया था। जो 34 साल पुराना हमारा क्या चल रहा था, 1986 की जो संरचना चल रही थी हमारी, कौन सी? 10+2+3, 10 हाई स्कूल, 2 इंटरमीडिएट, 3 आपका स्नातक हो गया। इसको क्या कर दिया, इसे रद्द कर दिया। इसके स्थान पर 2020 5+3+3+4 शिक्षा नीति आई। तो वर्तमान में जो शिक्षा की संरचना है वो 5+3+3+4, तो ये क्या है, वर्तमान में शिक्षा की संरचना है। अब प्रमुख बिंदु, इसने क्या क्या प्रमुख बिंदु दिए, तो शिक्षा तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है।
शिक्षा में सभी को क्या मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए और वहनीय शिक्षा के उत्तरदायित्व के बारे में इसने चर्चा परिचर्चा की है। एनईपी 2020 ने केंद्र प्लस राज्य, मैंने बताया कि केंद्र प्लस राज्य शिक्षा पर कितना, जीडीपी का 6%, ठीक है। क्या होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना, जो क्या है केंद्र और राज्य है ये शिक्षा पे कितना 6% निवेश करेगी, ठीक है। 6% क्या करेगी, शिक्षा पर निवेश करेगी राज्य और केंद्र। जो एनईपी 2020 में कहा गया कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका आप नाम बदल दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम एमओई क्या रख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया। पहले इसका नाम क्या था, एमएचआरडी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, अब इसे बोलते हैं आप क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री से आप कहते हैं, एमओई इसका नाम रख दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इसने क्या बोला कि जो 3 से 8 वर्ष तक है उसके पाठ्यक्रम को इसने 2 भागों में बांटा। पहला इसने बोला कि 3 से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल और मुक्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। और इसी में उन्होंने बोला ECCE क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ECCE, तो ECCE का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आपसे पूछ लेगा अगर ECCE का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका पूरा नाम है। आइए 6 वर्ष से 8 वर्ष तक बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो 6 से 8 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में कितना 1 से 2 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इसने क्या कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में क्या संलग्न करना पड़ेगा, बहुस्तरीय खेल, ठीक है, बहुत सारे हमें गेम्स जिससे बच्चा क्या करके सीखेगा, गतिविधि आधारित खेल शामिल करना पड़ेगा। एनईपी ने आपको बता दूं, एनईपी ने क्या, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ क्या बताएं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई। और इसके मांग पर क्या गया, 2025 तक बुनियादी साक्षरता प्लस संख्यात्मक जो ज्ञान है उसका क्रियान्वयन करने की इसने क्या कही, योजना तैयार की। कक्षा 5 तक क्या बोला कि कक्षा 5 में जो है उन्हें शिक्षा कैसी दी जाएगी, उन्हें शिक्षा किसमें, मातृभाषा में, जिस क्षेत्र से बालक है उसकी मातृभाषा में, स्थानीय प्रादेशिक भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बालक है, देखो पंजाब का बालक है उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा पंजाबी है, वो कुमाऊं में आ गया पढ़ने के लिए। तो देखो बहुभाषावाद एक क्लासरूम में क्या बाधा नहीं होती है, क्या होता है बहुभाषावाद, ये संसाधन होता है। तो हमें उसी की भाषा में उसे समझाना है, उसी की भाषा में क्या करना है, क्लासरूम को ऐसा हमें माहौल देना है। तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा कक्षा 5 तक इसमें शामिल किया गया। और 21वीं सदी की कौशल विकास अनुभव आधारित शिक्षण, जो 21वीं सदी का जो शिक्षा है वर्तमान की समस्याओं को देखते हुए, जो वर्तमान तेजी से डेवलप हो रहा है, आईसीटी का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो 21वीं सदी को देखते हुए कौशल विकास अनुभव आधारित शिक्षा, ठीक है, उन्हें स्किल्स दिया जाएगा, ठीक है। जिस क्षेत्र में बालक जाना चाहता है उसे उस क्षेत्र में क्या स्किल दिया जाएगा। छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए एक योजना आती है, आपने सुना होगा परख, क्या था परख नाम का राष्ट्रीय आकलन की स्थापना की जाएगी, जिसमें AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। परख क्या किया, इसने बोला कि जो छात्रों की प्रगति है, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीखा, कितना सीखा, किस क्षेत्र में उनकी जिज्ञासा है, तो इसके लिए क्या एक राष्ट्रीय एक क्या लाते हैं, ये एक संस्था लाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, परख होता है। और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितना कर दिया, 4 वर्षीय कर दिया, और उसके साथ एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य कर दिया। और सबसे अच्छी बात नई शिक्षा नीति की ये क्या हो गया, अगर देखो पहले से क्या होता, आप जैसे आपने ग्रेजुएशन के लिए आपने बीए किया, ठीक है, आपने बीए किया, ठीक है, या बीएससी आप कर रहे हो, आपने पहला सेमेस्टर कंप्लीट किया या 1 साल आपने कंप्लीट किया, तो 1 साल के बाद आप क्या आर्थिक स्थिति से आप अपने की पढ़ाई को वहीं पे छोड़ देते हो या वहीं पे आपकी पढ़ाई स्थगित हो जाती है। तो पहले तक क्या था, तो वो आपका 1 साल बर्बाद हो गया, आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा कुछ नहीं मिलेगा जब तक पूरा नहीं करोगे। लेकिन 2020 ने क्या बोल दिया, आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने छोड़ दिया है, तो आपको क्या, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 वर्ष में छोड़ने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष में आपको क्या स्नातक डिग्री मिल जाएगी, और 4 वर्ष में आपको क्या शोध के साथ स्नातक मिल जाएगा, ठीक है। पहले से अगर आपने ग्रेजुएशन किया 1 साल का, आपने छोड़ दिया किन्हीं कारणवश, तो आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति क्या बोलती है, 1 साल बाद अगर आप छोड़ोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद आपको एडवांस डिप्लोमा, 3 साल बाद आपको स्नातक डिग्री, 4 साल बाद आपको क्या शोध के साथ क्या स्नातक का सर्टिफिकेट
मिलेगा। अभी आपको पता है 2019 में कोविड-19 हुआ था, तो शिक्षा इससे शिक्षा प्रभावित हुई, ठीक है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे थे, शिक्षा इससे क्या हो रही थी, स्थगित हो रही थी। तो उसके लिए विभिन्न योजनाएं यहाँ पे चलाएगी, ठीक है। उसमें आपको सबसे पता है 4 पीएम विद्या योजना चलाएगी, ठीक है। विद्या योजना की घोषणा मई 2020 में की गई। इसने क्या आत्मनिर्भर भारत के तहत छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा बहुपद्धति पहुंचाया जाए। ये किसके ई विद्या के ये क्या थे, ऐसे इसमें बिंदु रखे गए। इसकी घोषणा का मई 2020 में की गई। मैंने बताया कि 4 पीएमई विद्या घटक का क्या किया गया, शिलान्यास किया गया, उनको लाया गया, उनको क्या किया गया। उसमें पहला क्या था, एक राष्ट्र एक डिजिटल शैक्षिक बुनियादी ढांचा, जिसे हम दीक्षा बोलते हैं, ठीक है। दीक्षा, ठीक है। हमारे शिक्षक हमारे नायक, किसका घोष वाक्य है आप मुझे बताना। तो दीक्षा आपको पता है कि ऑनलाइन शिक्षा 5 सितंबर 2017 को इसका क्या किया गया, स्थापना की गई। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति कौन थे, माननीय वेंकैया नायडू जी थे, उनके द्वारा क्या किया गया, इसे प्रारंभ किया दीक्षा को, ठीक है। मैंने दीक्षा के बारे में बताया हुआ है। दीक्षा आपको वर्तमान में 18+ भाषाओं में आपको इसमें क्या मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। आप इसमें क्या नोट्स पढ़ सकते हो। आप जैसे एनसीईआरटी की नोट्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी के वेबसाइट में, वैसे आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करके यहाँ सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। दूसरा इन्होंने एक कक्षा स्वयं प्रभा, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें रखेगी, इसमें रखा गया क्या क्या, एक कक्षा जो स्वयं प्रभा था, इसमें देखो इनका क्या था, एक पायलट बीटा संस्करण था जो अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया, ठीक है। एक कक्षा स्वयं प्रभा, ये सब क्या कोविड-19 के दौर में लाई गई योजनाएं हैं। उसके बाद तीसरा था ये रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक प्रयोग, ठीक है। 303 खंडों में पाठ्यक्रम रेडियो पर आधारित था। बार ज्ञानवाणी थे और बार ज्ञानवाणी और एफएम केंद्र स्थापित किए गए। 60 सामुदायिक और रेडियो स्टेशन इसमें खोले गए, ठीक है। कक्षा 9 से 12 तक की बात करूं तो NOIS, ठीक है, इसने कितने 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले थे, किसने, NOIS। चौथा था इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था। इनने क्या बोला, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या किया कि DTH चैनल पर एक विशेष रूप से क्या बधिर बाधित विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा में चलाया गया, ठीक है, सांकेतिक भाषा में, ठीक है। जो सुन नहीं पाते हैं उनके DTH चैनल पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो सांकेतिक भाषा में एक्शन से, ठीक है, संकेतों से उन्हें सिखाया जाएगा, जो क्या है बधिर बाधित क्या है विद्यार्थी हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 4 पीएमई आपको समझ में आ गया। तो अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। मुक्त विद्यालयों एवं पूर्व शिक्षा सेवा के लिए स्वयं एप्स OCC, जैसे क्या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बोलते हैं, OCC। ये क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जैसे क्या मुक्त विद्यालयों एवं पूर्व शिक्षा सेवा के लिए स्वयं एप्स के, इसका क्या किया गया, इसको भी लाया गया। डिजिटल पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई और मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार NROE द्वारा किया गया था। और वहीं अगर बात करूं, हमने पढ़ा बताया है आपको, आपके सिलेबस में है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल शिक्षा संबंधित प्रज्ञाता दिशा निर्देश, जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस है। देखो प्रज्ञाता कब, बताओ मुझे, कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया, आप मुझे कमेंट में बताना। हमने हर बार इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की है, इंपॉर्टेंट है प्रज्ञाता। इसमें 8 जो ये आपके इंग्लिश के PRAGYATA 8 वर्ड हैं, यही 8 इसके क्या हैं, दिशा निर्देश हैं। P मतलब होता है प्लानिंग करना मतलब व्यवस्था करना। R मतलब मैंने बताया रिव्यू करना, रिव्यू मतलब समीक्षा करना। A मतलब हमने बताया था क्या बताया था, A मतलब असाइन बताया था, ठीक है, असाइन करना। G मतलब हमने बताया था गाइडलाइंस, ठीक है, मार्गदर्शन करना। Y मतलब योल्क टॉल्क मतलब बातचीत करना। फिर A मतलब हमने क्या बताया था, बताओ मुझे, एक मिनट, ये P आपका था प्लानिंग, ठीक है, R आपका था रिव्यूइंग समीक्षा, A आपका था अरेंज करना, अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग था, ये आपका असाइन नहीं था। जो तीसरा A है ये अरेंज है, ठीक है। और G आपका क्या है, गाइडलाइंस है। Y आपका योल्क टॉल्क है। A आपका असाइन है। T आपका ट्रैक है। A आपका क्या है, एप्रिशिएट है। तो ये जो 8 वर्ड हैं यही क्या है, प्रज्ञाता के 8 दिशा निर्देश हैं। देखो उसके बाद विद्यांजलि आती है, 7 सितंबर 2021 को उसको लाया गया विद्यांजलि को, ठीक है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूलों के लिए प्रमुख योजनाएं, ठीक है। आपने समग्र शिक्षा योजना हमने चर्चा परिचर्चा की है। 2021 से 22 और 25 से 26 तक 5 वर्षों के लिए क्या जारी रखा गया, किसे, समग्र शिक्षा योजना को। कुल वित्तीय परिसंख्या कितनी थी, आप मुझे बताएंगे कितनी थी इसमें, कुल वित्तीय परिसंख्या का इसमें कितना खर्चा किया गया है, बताओ मुझे, इस पे कितना खर्चा हुआ, फटाफट बताएंगे मुझे, बताओ मुझे कितना खर्चा किया गया इस पे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके लिए निपुण भारत मिशन। ठीक है, निपुण हमने आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस से मिलता जुलता है तो इम्पोर्टेंट होता है। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। मूलभूत इसमें क्या था, साक्षरता तथा संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन क्या था, ये योजना थी, इसे शुरू किया गया, जिसे आप निपुण भारत बोलते हो। ठीक है, निपुण भारत को बोलते हैं 5 जुलाई 2021 को। इससे हम एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है, टाइम मिलते हैं हम निपुण से एमसीक्यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस के आसपास वाला है ये। ठीक है, उसका पड़ोसी है ये क्वेश्चन। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हमने क्या बोलते थे, मिड डे मील योजना। 15 अगस्त 1995 को इसका प्रारंभ हुआ। कहाँ से, सबसे पहले से तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। 1997 से 98 तक देश के कितने ब्लॉकों में, 2400, पहले से हमें 2408 ब्लॉकों में क्या पीएम, अभी इसका नाम क्या, पीएम पोषण योजना कर दिया गया। मिड डे मील योजना पहले से हमें 2408 ब्लॉकों में इसका प्रारंभ किया गया, और 2008 तक इस योजना को का विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया था। प्रत्येक स्कूल दिवस में प्रति बालक के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न सामान को लाने के लिए ले जाने के लिए प्रति क्विंटल 50 रुपये की जगह कितना कर दिया, 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, देने का प्रावधान आ गया। संशोधन हुआ इसमें, 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 8 से 10 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन मिलेगा, और 300 कैलोरी पका हुआ उन्हें भोजन दिया जाएगा। और वर्तमान में कितना हो गया, ये पढ़ने जो 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 12 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन मिलेगा, जिसका कितना 450 कैलोरी युक्त क्या होगा, वो पका युक्त भोजन होगा। 6 से 8 तक अगर बात करूं तो 6 से 8 तक अगर देखो क्या कहा गया इसमें, कि जो पढ़ने वाली बच्ची हैं 6 से 8 तक, इनके लिए कितना 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन और 700 कैलोरी पका हुआ भोजन की इसमें व्यवस्था की गई। ठीक है, DPEP, ठीक है, क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना। तो इसमें क्या किया गया, इसकी शुरुआत नवंबर 1994 में 1994 में किया गया था। उद्देश्य क्या थे, सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार के लिए जिला स्तर पर योजना को बढ़ाना था। शिक्षा के स्तर पर औसत उपलब्धि कितना 25% तक बढ़ाना था, और कुल प्राथमिक विद्यालय को छोड़ने की दर 10% इसका कम करना था। देखो आज हम फटाफट जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि हमने पहले इनके बारे में सभी के बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, उसके बाद है ई बस्ता योजना आती है। ई बस्ता योजना में क्या होता है, जान लेते हैं। ई बस्ता योजना में तो सरकार ने डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर टैबलेट एवं लैपटॉप प्रयोग किए जाने और उनसे पढ़ने के लिए क्या किया गया, सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई, जिसमें आपको पता है कि टैबलेट वितरित किए गए, तो ई बस्ता योजना के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा हेतु संवैधानिक उपबंध। अगर बात करूँ तो प्राथमिक स्तर पर बालकों को कैसे, उनका शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, जो प्राथमिक स्तर है उसमें बालकों को पढ़ना लिखाना सिखाना है। ठीक है, माध्यमिक स्तर में उनके चरित्र निर्माण करना है, और उच्च स्तरीय शिक्षा में उन्हें समाज को क्या करना है, समझना, ऐसी शिक्षा उन्हें देनी है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा को महत्व दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ अनुच्छेद कर लेते हैं, शिक्षा से जो क्या है संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए आर्टिकल आता है 41 अनुच्छेद 41। तो इसमें नागरिकों को काम पाना, शिक्षा पाना, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता आदि में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया, केंद्र व राज्य बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसी का ही रूप अनुच्छेद 21(1) में 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को लेके क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 46 की बात करूं तो SC ST OBC वर्गों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, जो क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े, ठीक है, आर्थिक क्या है पिछड़े हैं। ठीक है, वो क्या है पिछड़े रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े जाति हैं, जनजाति हैं, ST है, ST है, अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनको क्या करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अनुच्छेद 350(a) की बात करूं तो प्रत्येक राज्य व स्थानीय प्राधिकार प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बोलने को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेगा। और 86, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 12 दिसंबर 2002 को, ठीक है, 12 दिसंबर याद रखना 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन होता है, किया गया, जिसके तहत क्या संविधान के अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या किया गया, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं RTE के बारे में। हमने पहले भी पढ़ा है, खाली आज रिवीजन क्लास है, महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो इसका गठन 2009 में हो गया था। इसका ये पूरी तरह कब, ये इसका गठन हुआ आपका 2009 में, 4 अगस्त 2009 इसकी पूरी डेट है, लेकिन लागू होती है 1 अप्रैल 2010 से। 7 अध्याय है, 38 इसमें क्या है अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखना जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों में
में ये प्रारंभ हुआ था। जम्मू कश्मीर में क्यों? क्योंकि उस समय धारा 370 थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी ये चालू हो गया है। कब हुआ? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भी प्रारंभ हो गया आरटी। ठीक है, 1 से 5 तक प्रवेश दिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 से जब इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से, ठीक है, 5 तक प्रवेश दिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 200 से अधिक नहीं होगी। 40 शिक्षक अनुपात रहेगा और अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने होंगे? 45 होंगे। 1 से 5 तक इसमें कहा गया आरटीई में। और 5 वर्ष के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25% का क्या किया जाएगा? आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल है, निजी विद्यालय है, उनमें जो क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार के बच्चे हैं, ठीक है, ब्लो पॉवर्टी लेवल से नीचे आते हैं, उनको प्रवेश के लिए कितना प्रतिशत? 25% आरक्षण दिया गया। और एसएमसी आपको पता है एसएमसी क्या है? ठीक है, एसएमसी का फुल फॉर्म बताना मुझे, इसका गठन, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एसएमसी में कितना जो शिक्षकों का अनुपात है कितना रहेगा? 30:1। 30 छात्रों पर एक शिक्षक रहेगा। उच्च में कितना रहेगा? उच्च प्राथमिक में रहेगा 35 छात्रों पर एक शिक्षक रहेगा। ठीक है, और आरटीई में ही एसएमसी का भी गठन किया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक अनुपात की पूछेगा, शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर कितना था? 30:1। 30 आपके क्या हो गए? छात्र हो गए, एक आपका शिक्षक हो गया। और उच्च प्राथमिक में 35 आपके बच्चे हो गए, एक आपका शिक्षक हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो रमसा के बाद आता है, रमसा हमने पढ़ा नहीं है, अगर हम इसके बारे में परिचर्चा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन रमसा के बाद आता है क्या? RUSA आता है। इसने क्या कहा? इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, आपको पता है 4 अक्टूबर 2013 को, ठीक है, उनके अध्यक्ष में इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ये क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है। RUSA उच्च शिक्षा में सकल दाखिला 2020 तक 30% तक करने का इसका लक्ष्य था, जो अभी कितना है? 19% है। केंद्र व राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 65 रहेगा आपका केंद्र का और 35 रहेगा आपका किसका? राज्य का रहेगा। ठीक है, शिक्षा में 35% खर्चा कौन करेगी? केंद्र करेगी। 65:35 आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा जब आपसे यहाँ से। ठीक है, केंद्र और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 65 केंद्र में और 35 राज्य में, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में इसका आंकड़ा अलग था। ठीक है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कितना? 90 क्या करेगी? बताओ मुझे। 90 आपका केंद्र करेगा और आपका 10 क्या करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है SC ST महिलाओं व जो निःशक्त जन है उनको उच्च शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराने का इस पे क्या दिया गया? विशेष बल दिया गया। अब हम जान लेते हैं UGC के बारे में। ठीक है, UGC आपको क्या है? UGC का फुल फॉर्म बताना मुझे। ठीक है, UGC का मुझे फुल फॉर्म चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखो इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1953 को होती है, लेकिन 1956 से संसद इसे क्या एक अधिनियम के रूप में वैधानिक दर्जा प्राप्त कर देता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार है। उपाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव हैं। ठीक है, याद रखना UGC द्वारा उच्च शिक्षा के सुधार संबंधी 5 नवाचारों की चर्चा की गई, जिसमें पहला आपका मूल्य प्रवाह है। इसमें क्या किया गया? इसमें मानवीय मूल्यों एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए UGC ने मूल्य प्रवाह नाम का क्या दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा सतत, यह कार्यक्रम विश्वविद्यालयों को अपनी परिसर की पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, भविष्य में सतत व हरित तरीके अपनाने के लिए और चिंतनशील प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीसरा UGC में जो तीसरा चरण था वो था गुरु दक्षता, सीखने का दृष्टिकोण विकसित करना व जागरूक करना। चौथा जो आपका था वो था UGC के है। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध गुणवत्ता और प्रकाशन नैतिकता को बढ़ावा देना, अच्छी गुणवत्ता वाली जर्नल्स की पहचान करना और उसके लिए दृष्टिकोण विकसित करना। उसके बाद देखो उच्च शिक्षा संसाधनों के लिए इसने मूल्यांकन में क्या सुधार कार्यक्रम किए? तो छात्रों को मूल्यांकन और अधिक सार्थक प्रभावी बनाया जाएगा। मूल्यांकन को लर्निंग आउटकम से जोड़ा जाएगा। इसके अध्यक्ष हमने बता दिए प्रोफेसर M जगदीश कुमार है। उपाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी हैं। सचिव प्रोफेसर कौन है? मनीष आर हैं। और आपके वित्तीय सलाहकार श्री सुदीप सिंह जैन है। ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं NCHER। ठीक है, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रोफेसर यशपाल थे। अपनी रिपोर्ट इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, UGC, अखिल भारतीय विद्यार्थी तकनीक शिक्षा परिषद तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया समेत 13 अन्य नियामक अनुसंधान एवं संस्थाओं को विलय कर दिया और एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का इन्होंने सुझाव दिया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भंग करके उसकी जगह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI, ठीक है,
का सुझाव मानव विकास मंत्रालय के तहत 2014 में गठित किया, जो 4 सदस्यीय हरि गौतम समिति द्वारा दिया गया था। और वही बात करूँ तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में NEP 2020 की रिपोर्ट के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की क्या परिकल्पना की गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई इशू, कोई परेशानी तो बताइए, नहीं तो हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। NCERT 1961, 1 अप्रैल 1961 की इसकी स्थापना होती है। पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। आपको पता है इसका क्या कार्य है, आप जानते हैं, हमने चर्चा परिचर्चा की है। कार्यालय कहाँ है? श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके कितने क्षेत्रीय, कितने 17 क्षेत्रीय, इसके 17 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। डायरेक्टर पूछेगा, चेयरपर्सन पूछेगा तो कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है। और ज्वाइंट डायरेक्टर पूछेगा तो प्रोफेसर कौन है? बताओ। श्रीधर श्रीनिवास हैं। ठीक है, श्रीवास्तव हैं, सॉरी। कौन है इसके ज्वाइंट डायरेक्टर? प्रोफेसर श्रीधर हैं। ठीक है, श्रीधर श्रीवास्तव है। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा इसके सिक्योरिटी कौन है, तो इसकी कौन है बताओ मुझे? श्री अमन शर्मा है, श्री अमन शर्मा है। NCTE, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, स्थापना 1973 में होती है। और 1993 में इसे संसद का राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट द्वारा 1993 में इसे पास कर दिया गया और इसे संवैधानिक दर्जे के रूप में मान्यता मिली। 3 इसमें पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष इसके कौन है? अभी वर्तमान में पंकज अरोड़ा है। उपाध्यक्ष का पद इसका रिक्त है। और सदस्य सचिव पूछेगा तो कौन है? केसांग वाई शेरपा है। और कार्यकाल इसका 4 वर्ष का होता है, प्लस 52 और इसमें सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय जी सेक्टर, ठीक है, G7 सेक्टर 10 द्वारका मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के पास में इसका क्या है? मुख्यालय है। डाइट्स क्या है? DIETS, तो आपको पता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम स्वरूप भारत के प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया था। शिक्षकों, प्रशिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मियों को गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया गया? इसका डिजाइन तैयार किया गया। इसका टैग लाइन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, डाइट्स का टैग लाइन पूछेगा तो योगः कर्मसु कॉलम इसका क्या है? टैग लाइन है। इसके बीच में एक मिशन स्टेटमेंट भी लाया गया था जिसमें शिक्षकों को क्या अच्छी गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देना उनका क्या था? मकसद था। स्थापना के लिए आपको पता है 10 एकड़ भूमि चाहिए, ठीक है, 43 व्याख्याता चाहिए, 15 अन्य कर्मी चाहिए, 7 और वरिष्ठ व्याख्यातक चाहिए, 1 प्राचार्य चाहिए, सत्र व्याख्यात्मक चाहिए और व्याख्यातक, ठीक है, लेक्चरार चाहिए और 30 आपके अन्य कर्मचारी होने चाहिए। हमने फिट इंडिया मूवमेंट किया था, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, हमने पहले चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है, खेल दिवस पर इसे लॉन्च किया गया था। अब मुझे बताना खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक कार्य दिवस के द्वितीय वादन, चतुर्थ वादन और पंचम वादन में घंटी बजाकर क्या किया जाएगा? जल घंटी बजेगी, ठीक है, जल घंटी बजेगी। उसे आपसे पूछेगा कि जल घंटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? फिट इंडिया मूवमेंट से है। तो बच्चों को क्या किया जाएगा? पानी पीने के लिए कहा जाएगा। पहला वादन, ठीक है, नहीं, द्वितीय वादन हो गया, चतुर्थ वादन हो गया, पंचम वादन में जल घंटी बजेगी और बालकों को पानी पीने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को घर पर भी प्रत्येक 2-2 घंटे बाद पानी पीने के लिए कहा जाएगा। और इसके साथ ही क्या, कक्षा के अध्यापक प्रतिदिन बच्चों से वार्तालाप करेंगे और उन्हें क्या करेंगे? अधिक उस क्षेत्र में जागरूक करेंगे। अब कुछ शिक्षा मेथड है, ठीक है, पूछेगा प्रश्नावली विधि किसने? सुकरात ने, आपको पता है। प्रश्नावली विधि का और मनोविज्ञान में किसने? वुडवर्थ ने प्रयोग किया था। और प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसने किया? सुकरात ने किया। 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। खुली युक्त प्रश्नावली होती है, प्रतिवादित प्रश्नावली होती है, चयनित होती है, मिश्रित होती है। तो 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। मनोविश्लेषण विधि किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। विकासात्मक विधि पूछेगा तो कैटल हो गया। और समाजमिति विधि पूछेगा तो JL मेरोनिया हो गया। विकासात्मक विधि जीन पियाजे, ठीक है, विकासात्मक, ये विभेदात्मक है, ठीक है, जो हमने कैटल बताया ये क्या है आपका? विभेदात्मक विधि कैटल है। समाजमिति विधि JL मोरोनो है। विकासात्मक विधि कौन है? जीन पियाजे हैं। आगमन विधि आपको पता है, पहले उदाहरण दिया जाएगा, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, ठीक है, उदाहरण देके बच्चों को समझाया जाएगा। ये पढ़ाने का क्या है? गुड मेथड है, इजी टू हार्ड है, ठीक है। निगमन विधि आपको पता है, पहले नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाएंगे। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अंतिम स्लाइड आपके लिए है, उत्तराखंड के जिले एवं सीमाओं के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। पूछेगा 2 देशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़ है, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? पिथौरागढ़ की है। और सर्वाधिक सीमा वाला पड़ोसी राज्य पूछेगा उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम सीमा वाला पड़ोसी राज्य पूछेगा हिमाचल प्रदेश। इनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी मिलती हैं, आपको पता है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले 5 जिले, उत्तर प्रदेश से 5 जिले लगते हैं उत्तराखंड का। देहरादून लगता है, हरिद्वार
लगता है, पौड़ी लगता है, नैनीताल लगता है, उधम सिंह नगर लगता है। यूपी से उत्तराखंड के कितने 5 डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कहाँ, दक्षिण पश्चिम दिशा में लगता है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला आपका क्या है, पौड़ी है, जो 7 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। और 6 जिलों को स्पर्श करने वाला कौन, चमोली और अल्मोड़ा है। पूछेगा देखो पूर्ण रूप से आंतरिक जिले, ठीक है, जो किसी से सीमा अपना साझा नहीं करते, पूरे उत्तराखंड के मैप में ये क्या है, सेंटर के जिले हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक जिला कहा गया। टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, तो ये 4 आपके क्या हैं, आंतरिक जिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले पूछेगा तो चमोली सबसे बड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल में, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है। सबसे छोटे पूछेगा, सबसे छोटा चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद आपका बागेश्वर। तो ये हमने क्या फटाफट शिक्षा से संबंधित जितनी योजनाएं आई थी उनके बारे में हमने परिचर्चा की है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पहले देख के जाना, 1.5 की स्पीड लगाना। 1.5 की स्पीड नहीं भी लगाओगे तो मैंने वैसे ही आपको बहुत फास्ट ये वीडियो करवाई हुई है। ये आपका रिवीजन क्लास था। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा को क्लास को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो समय पर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। बाकी PDF इसको मैं आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी आप क्या MCQs लग रहे हैं रोज आपके लिए, हाई एडवांस लेवल के MCQs लग रहे हैं, आपको शेयर करना है। आपके शेयर करने पे ही नया वीडियो आएगा, क्योंकि हमें हाँ तभी पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हमें भी क्या मिलेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो सपना आपका साकार हम करेंगे, वैसे ही आपको हमारी मेहनत को भी क्या करना है, साकार करना है। थैंक यू सो मच।